नमस्कार दोस्तों। सरकार के अनन्य प्रयासों के बावजूद, किसानों के शिक्षित होने के बावजूद बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे ये अन्न देवता अभी तक उबर नहीं पाया है। खाद, बीज, ओलावृष्टि, अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, टिड्डी, कई समस्याओं से जूझना पड़ता है हमारे अन्न देवता को। लेकिन सबसे पहली समस्या यह है कि हमारे खेत में जाने के लिए रास्ता होना जरूरी है। पिछले वीडियो में हमने किसी खातेदारी खेत में जाने के लिए कास्ट हेतु उपयोग के लिए किसी अन्य खातेदार के खेत में से होकर कैसे रास्ता प्राप्त किया जा सकता है और विद्यमान रास्ते को कैसे चौड़ा कराया जा सकता है, किसी अन्य के खेत में से होकर पाइपलाइन दूसरे खेत में कैसे ले जाई जा सकती है, इस संबंध में धारा 251A के प्रावधानों को आपके सामने स्पष्ट किया था। इसके अलावा खेतों के अलावा अन्य रास्तों पर अतिक्रमण कर लेने से रास्ते रुक जाते हैं, संकरे हो जाते हैं, आवागमन में बाधा पहुंचती है। उसके लिए भी हमने एक वीडियो लॉक न्यूसेंस बनाया था। पहला वीडियो खेतों का रास्ता, दूसरा लॉक न्यूसेंस, और आज हम ऐसे ही खेतों के रास्तों बाबत एक वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का वीडियो दोस्तों दो प्रकार के खेतों के रास्ते के संबंध में है। एक तो वे रास्ते जो परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं और उन्हें रोक दिया गया है, इसके संबंध में, और दूसरे वे रास्ते जो परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज नहीं है। इन दोनों के प्रावधान अलग अलग कानून में है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में यह प्रावधान है कि कोई भूधारी काश्तकार खातेदार अगर किसी रास्ते के अधिकार, सुख अधिकार या अन्य किसी अधिकार का उपयोग करता आ रहा है तो उसमें बाधा नहीं की जा सकेगी। कब तक? जब तक कि वह काश्तकार या खातेदार सहमत न हो या विधि द्वारा कोई प्रणाली निर्धारित की गई हो। तो इन दो अपवादों में रास्ता बंद किया जा सकता है, लेकिन बिना सहमति के या विधि द्वारा स्थापित प्रणाली के अलावा ऐसे रास्ते रोके नहीं जा सकते। अगर इस प्रकार के अधिकार का प्रयोग किसी काश्तकार खातेदार द्वारा किया जा रहा है तो रुकावट किए जाने पर, बाधा होने पर तहसीलदार ऐसे रास्ते या अधिकार को पुनः स्थापित कर सकने का आदेश दे सकता है। किसी खातेदार के ऐसे सुखाधिकार या रास्ते के अधिकार में कोई बाधा खड़ी की गई है और उसने तहसीलदार को ऐसा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तो तहसीलदार उस पर संक्षिप्त जांच कर यह आदेश दे सकेगा कि जो पूर्व से सुखाधिकार स्थापित है उसको बहाल रखा जाए। अगर कोई बाधा उत्पन्न की गई है तो उस बाधा को हटाया जाए। ऐसा सुखाधिकार स्थापित होने के पश्चात अगर उस खातेदार द्वारा जिसने रास्ता रोका है या सुखाधिकार से वंचित किया है वह कोई अपना हक स्थापित करे तो भी सुखाधिकार का उपयोग करने वाले काश्तकार को सुखाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा, यानी उसका रास्ता कायम रहेगा। अगर वह किसी भी प्रकार का बहाना करता है तो सुखाधिकार स्थापित होने के पश्चात ऐसा बहाना उसके लिए जिसने रास्ता रोका या सुखाधिकार में बाधा पहुंचाई है उससे किसी प्रकार से सहायता नहीं करेगा। धारा 251 के भाग 2 में यह प्रावधान किया गया है कि
अगर किसी व्यक्ति ने तहसीलदार के समक्ष ऐसा प्रार्थना पत्र पेश किया है कि उसे सुखाधिकार से वंचित किया है या रास्ते से वंचित किया है, तो भी वह सिविल न्यायालय में अपने सुखाधिकार के संबंध में वाद पेश कर सकेगा। उसका वाद पेश करने में कोई रुकावट नहीं होगी। कानूनी रूप से रेस सब जुडिस जिसे कहा जाता है वह इस पर लागू नहीं होगा। चाहे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है, प्रक्रियाधीन है या उस पर कोई आदेश हो गया है, चाहे प्रार्थना पत्र पेश करने वाले के पक्ष में आदेश हुआ है या विरुद्ध आदेश हुआ है, वाद से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी सिविल न्यायालय में अपना सुखाधिकार स्थापित करने का वाद पेश कर सकेगा। किसान के लिए राज्य सरकारें कितनी संवेदनशील रही है वह इस बात से समझा जा सकता है कि सामान्यतया किसी भी मामले को दो न्यायालयों में एक साथ नहीं चलाया जा सकता, लेकिन ये किसान का सुखाधिकार जो है, रास्ते का अधिकार है या अन्य अधिकार है कास्ट के संबंध में, उसके संबंध में तहसीलदार के समक्ष भी प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं और सिविल न्यायालय में सुखाधिकार का वाद भी पेश कर सकते हैं। उसे बाढ़ नहीं किया गया है। धारा 251 के प्रार्थना पत्र के संबंध में अधिनियम में मूल रूप से क्षेत्राधिकार तहसीलदार को दिया गया था, लेकिन दिनांक 17/6/1961 की रेबी/60 जो अधिसूचना संख्या F6/41 है, उसमें प्रयुक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसीलदार के क्षेत्राधिकार को बदलकर संबंधित ग्राम पंचायत को यह अधिकार दे दिया गया है। इस अधिसूचना के पश्चात सुखाधिकार के संबंध में प्रार्थना पत्र सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को दे दिया गया है। इस अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत के आदेश की अपील जिला कलेक्टर के यहाँ होगी और दूसरी अपील नहीं होगी। जिला कलेक्टर के आदेश का केवल रिवीजन किया जा सकेगा जो राजस्व मंडल में होगा। इसके पश्चात एक अधिसूचना और जारी हुई जो ग्रुप 4/80/34 दिनांक 4/9/1982। इसमें यह प्रावधान किया गया कि सुखाधिकार के संबंध में आवेदन प्राप्ति के 45 दिन तक क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को रहेगा। 45 दिन में ग्राम पंचायत ने कोई प्रक्रिया नहीं की है या आदेश नहीं किया है तो वह क्षेत्राधिकार अपने आप तहसीलदार में निहित हो जाएगा और उस पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को होगा। उसी प्रकार से तहसीलदार संक्षिप्त सुनवाई करेगा, तत्पश्चात आदेश प्राप्त करेगा। विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों से कुछ सिद्धांत स्थापित हुए हैं। वो इस प्रकार से है कि जैसे इस धारा को निजी रास्ते के लिए ही उपयोग में लिया जा सकेगा, सार्वजनिक रास्ते के लिए नहीं। इसी प्रकार से इस धारा में तहसीलदार कोई जुर्माना अधिरोपित नहीं कर सकेगा। इसके अलावा इस धारा से कोई नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा और भी जैसे कास्ट के लिए ही रास्ता प्रयुक्त होता हो वह इस धारा का विषय है, न कि अन्य किसी प्रकार जैसे खेत में किसी ने उद्योग स्थापित कर लिया है तो उसके लिए रास्ता अलग से दें, ये इस धारा में नहीं आता है। इसके अलावा और भी कई सिद्धांत स्थापित हुए हैं, जैसे राजस्व अभिलेख में ऐसे रास्ते दर्ज नहीं होते हैं। दर्ज हुए रास्तों को खुलवाने का अलग प्रावधान है। ये रास्ते राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होते हैं, ये परंपरागत रूप से चले आ रहे होते हैं। राज्य सरकार ने रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण
करने के लिए एक अभियान 2016 में चलाया था। राज्य सरकार के राजस्व विभाग के ग्रुप 6 द्वारा एक परिपत्र दिनांक 10/8/2016 को जारी हुआ था, जिसमें ये स्पष्ट किया गया था कि किसी राजकीय भूमि या निजी खातेदारी भूमि से कोई सार्वजनिक रास्ता स्थायी रूप से चल रहा है परंतु राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, या इसी प्रकार का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में जैसे खतौनी में दर्ज नहीं है किंतु राजस्व नक्शे में डॉटेड लाइन से दर्शाया गया है और रास्ता 12 है, तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज किया जाए। अब इसमें स्पष्ट करने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर किसी खेत से होकर के कोई बीच में से होकर के जैसे किसी ने वाहन निकाल लिया, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, और उस पर वो चैले बन गए हैं, रास्ते नुमा पगडंडियाँ बन गई है, तो वे रास्ते इस धारा का विषय नहीं है। वो आकस्मिक होते हैं, खेत खाली पड़े रहते हैं, लोग निकल लेते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसे रास्ते मार्ट के सारे वाले रास्ते होते हैं। और ये जो दूसरी प्रकार के रास्ते मैंने बताए हैं जो कदीम से चले आ रहे हैं लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और सार्वजनिक रास्ते हैं, वे रास्ते कई खेतों के बीच से भी होकर निकलते हैं और शुरू से निकलते आ रहे हैं, तो उन्हें राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता के रूप में अलग से दर्ज कर दिया गया है, उनका रकबा अलग कर दिया गया है। हालांकि खातेदारी उसी खातेदार की रखी गई है और नक्शे में उसे लाल स्याही से दर्शित भी कर दिया गया है। किसी राजकीय भूमि या निजी खातेदारी से सार्वजनिक रास्ता जो 12 है चल रहा है, तो उसको अलग से रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने के लिए तहसीलदार प्रार्थना पत्र पेश करेगा उपखंड अधिकारी के यहाँ, और उपखंड अधिकारी संबंधित खातेदार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आवश्यक प्रक्रिया करके अलग से राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने के लिए आदेश दे सकेगा। उसमें रास्ते का खसरा भी अलग हो जाएगा और रकबा भी अलग हो जाएगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया खातेदारी उसी खातेदार के खाते में दर्ज रहेगी। राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक P51 राज 8/97 दिनांक 6/11/2004 के द्वारा एक विशेष प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी भी जोत का विभाजन किया जा रहा है, अगर किन्हीं खातेदारों के बीच बंटवारा किया जा रहा है, तो बंटवारा का आदेश करने से पूर्व सभी खातेदारों के लिए आवश्यक रास्तों का प्रावधान किया जाए, यानी रास्तों को अलग से दर्शाया जाए ताकि बंटवारा होने के पश्चात खातेदारों में विवाद न हो। तो दोस्तों, ये थे रास्ते के संबंध में प्रावधान। आप रास्तों के संबंध में लगभग सभी प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए हमारे पहले के वीडियो और इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद,